कल्पना कीजिए एक 22 बिलियन डॉलर का साम्राज्य खड़ा करने की। आपके देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार आपका ब्रांड एम्बेसडर है। आपकी कंपनी का नाम नेशनल क्रिकेट टीम की जर्सी पर चमक रहा है। आपको मार्क ज़करबर्ग, टेंसेंट और सेकोया कैपिटल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का सपोर्ट मिला है। आप सिर्फ एक फाउंडर नहीं हैं, आप पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के पोस्टर बॉय हैं। 2022 में बाइजू रविंद्रन की यही सच्चाई थी। उनकी कंपनी बाइजूस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप की। लेकिन आज वो 22 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन लगभग जीरो हो चुकी है। इन्वेस्टर्स साथ छोड़ चुके हैं, ऑडिटर्स ने इस्तीफा दे दिया है, फाउंडर्स को सरकारी छापों रेड्स का सामना करना पड़ा है और हजारों कर्मचारियों की नौकरियां जा चुकी हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस के फेल होने की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक टॉक्सिक वर्क कल्चर की, अग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स की, फंसाने वाले लोन्स की और कॉर्पोरेट घमंड की। ये दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन स्टार्टअप के सबसे बड़े सबक में बदल जाने की पूरी और अनफिल्टर्ड कहानी है। इस पतन को समझने के लिए हमें इसकी बेहद साधारण शुरुआत को देखना होगा। बाइजू रविंद्रन पैदाइशी अरबपति नहीं थे। उनका जन्म केरल के एक छोटे से गांव में हुआ था और उनके माता पिता दोनों टीचर्स थे। वो एक होनहार बच्चे थे, लेकिन उनकी असली सुपर पावर थी मैथमेटिक्स। विदेश में एक इंजीनियर के तौर पर काम करते हुए वो कभी कभार भारत आते थे और अपने दोस्तों को कैट की तैयारी में मदद करते थे, जो भारत के टॉप बिजनेस स्कूलों का एक बेहद मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम है। सिर्फ मजे के लिए बाइजू ने खुद भी वो एग्जाम देने का फैसला किया। उन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। ये सोचकर कि शायद ये एक तुक्का था, उन्होंने दोबारा एग्जाम दिया, फिर से 100 परसेंटाइल। बात फैल गई। जल्द ही वो सिर्फ कुछ दोस्तों को नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वीकेंड पर मैथ्स की वर्कशॉप्स शुरू कर दी। वो इतने करिश्माई थे और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को इतनी आसानी से समझाते थे कि उनके स्टूडेंट्स की संख्या क्लासरूम्स की कैपेसिटी से बाहर हो गई। उन्होंने ऑडिटोरियम्स किराए पर लेना शुरू किया, फिर इंडोर स्टेडियम्स। कल्पना कीजिए, एक मैथ्स टीचर एक स्टेडियम के बीच में खड़ा होकर 20,000 बच्चों को किसी रॉकस्टार की तरह गणित पढ़ा रहा है। ये अपने आप में अभूतपूर्व था। लेकिन बाइजू जानते थे कि स्टेडियम्स की भी एक लिमिट होती है, पर इंटरनेट की कोई लिमिट नहीं थी। 2011 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और 2015 में जन्म हुआ बाइजूस द लर्निंग ऐप का। भारत में उस समय के हिसाब से ये ऐप एक क्रांति थी। इसने बच्चों को सिर्फ स्क्रीन पर किताबें नहीं दी, बल्कि हाई क्वालिटी एनिमेशन, गेमिफिकेशन और इंटरैक्टिव लेसन्स का इस्तेमाल किया, जिससे बच्चों को पढ़ाई की लत लग जाए। इन्वेस्टर्स की नज़र इस पर पड़ी, और कोई अरे गहरे इन्वेस्टर्स नहीं। 2014 में चैन ज़करबर्ग इनिशिएटिव, मार्क ज़करबर्ग के फाउंडेशन ने $50 मिलियन का निवेश किया। ये एशिया में उनका पहला निवेश था। इतने सारे पैसों के साथ बाइजूस ने मार्केटिंग की ऐसी आंधी ला दी जैसी भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वे इंडियन क्रिकेट टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गए। एक ऐसी स्पॉन्सरशिप जिसकी कीमत करोड़ों में होती है, लेकिन ये इस बात की गारंटी देती है कि भारत का हर घर आपका लोगो देखेगा। बाइजूस अब सिर्फ एक ऐप नहीं रह गया था, ये एक स्टेटस सिंबल बन गया था। भारतीय माता पिता के लिए, जो हमेशा से पढ़ाई को गरीबी से बाहर निकलने का सबसे बड़ा रास्ता मानते आए हैं, बाइजूस को उनके बच्चों के सुनहरे भविष्य के टिकट के रूप में बेचा गया। और फिर एक ग्लोबल त्रासदी ने बाइजूस को सदी की सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी। 2020 में कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर के स्कूलों को बंद करने पर मजबूर कर दिया। रातों रात भारत के 25 करोड़ स्टूडेंट्स अपने घरों में कैद हो गए। माता पिता डरे हुए थे कि उनके बच्चे पढ़ाई में पीछे ना रह जाएं। बाइजूस इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। सब्सक्रिप्शंस आसमान छूने लगे, लाखों नए यूजर्स प्लेटफॉर्म पर आ गए, रेवेन्यू में जबरदस्त उछाल आया। भारी रेवेन्यू के साथ साथ वैल्यूएशन भी पागलपन की हद तक बढ़ गई और बाइजू रविंद्रन ने उस वेंचर कैपिटल के पैसे को लेकर इतिहास की सबसे बड़ी शॉपिंग स्प्री शुरू कर दी। व्हाइट हैट जूनियर $300 मिलियन, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज $1 बिलियन, ग्रेट लर्निंग $600 मिलियन, एपिक $500 मिलियन। सिर्फ 2 सालों में बाइजूस ने दुनिया भर में अन्य एडटेक कंपनियों को खरीदने में $2.5 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए। वे इस पूरी इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली एक छत्रराज बनाना चाहते थे। लेकिन इस चमक धमक और $1 बिलियन की डील्स के पीछे एक बहुत ही डरावनी सच्चाई पनप रही थी। देखिए, $22 बिलियन की वैल्यूएशन को सही साबित करने के लिए बाइजूस को इन्वेस्टर्स को एक्सपोनेंशियल रेवेन्यू ग्रोथ दिखानी थी, और वो पैसा लाने के लिए उन्होंने कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे अग्रेसिव और बेरहम सेल्स कल्चर बना दिया। पूर्व कर्मचारियों, फॉर्मर एम्प्लॉयज की रिपोर्ट सामने आने लगी। सेल्स टारगेट्स नामुमकिन थे।
मैनेजर्स को अपने सेल्स कर्मचारियों पर चिल्लाते और उन्हें गालियां देते हुए रिकॉर्ड किया गया। लेकिन सबसे बुरी बात ये नहीं थी कि वे अपने कर्मचारियों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। बुरी बात ये थी कि वे अपने ग्राहकों कस्टमर्स के साथ कैसा बर्ताव करते थे। सेल्स टीम को माता पिता को मैनिपुलेट करने की ट्रेनिंग दी गई थी। वे लोअर मिडिल क्लास घरों में जाते, बच्चे का एक टेस्ट लेते और जानबूझकर माता पिता से कहते कि उनका बच्चा पढ़ाई में बहुत पीछे है और बायजूस के बिना वो जिंदगी में फेल हो जाएगा। जब माता पिता कहते कि वे हजारों रुपए की सब्सक्रिप्शन फीस नहीं दे सकते, तो सेल्स टीम उन्हें थर्ड पार्टी लोन्स में फंसा देती। कई बार तो माता पिता को पता भी नहीं होता था कि वे किसी हाई इंटरेस्ट लोन के लिए साइन कर रहे हैं, जब तक कि रिकवरी एजेंट्स के फोन नहीं आने लगते। अगर माता पिता को एहसास हो जाता कि ऐप से कोई फायदा नहीं हो रहा है और वे कंपनी की 15 दिन की रिफंड विंडो के अंदर रिफंड मांगते, तो सेल्स टीम उनसे बात करना बंद कर देती, उन्हें इग्नोर करती ताकि रिफंड का समय निकल जाए। बायजूस जिस भारी रेवेन्यू का दिखावा इन्वेस्टर्स के सामने कर रहा था, उसकी नींव झूठ बोलकर बेचे गए प्रोडक्ट्स और कर्जे के जाल में फंसे माता पिता की मजबूरी पर खड़ी थी, और रेत पर बना घर कभी टिक नहीं सकता। 2021 के आखिर तक महामारी का असर कम होने लगा। स्कूल फिर से खुल गए। अचानक स्क्रीन से थक चुके बच्चे अब किसी ऐप पर नहीं पढ़ना चाहते थे। कंपनी की ग्रोथ एकदम से रुक गई। लेकिन बायजूस ने उन $1 बिलियन एक्विजिशंस की वजह से बहुत तेजी से पैसा जलाया था। कैश बर्न। उन्हें और पैसों की जरूरत थी, लेकिन ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे और वेंचर कैपिटल का कुआं सूख चुका था। फिर खतरे की घंटियां बड़े बड़े सायरन में बदल गईं। बायजूस ने 18 महीने तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए, और जब आखिरकार किए तो घाटा चौंकाने वाला था। एक ही साल में $500 मिलियन, हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। हालात और बदतर होते चले गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सिकोया और प्रोसेस जैसे प्रमुख इन्वेस्टर्स ने विरोध में बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। ऑडिटर, दुनिया की जानी मानी फर्म डिलॉयट ने पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की कमी का हवाला देते हुए बीच में ही ऑडिट छोड़ दिया। सरकार, भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विदेशी मुद्रा उल्लंघन के आरोप में बायजूस के दफ्तरों पर छापे मारे। कर्ज, उन्होंने अमेरिकी लेंडर्स के $1.2 बिलियन के लोन पर डिफॉल्ट कर दिया। बचने के लिए कंपनी ने बेरहमी से छटनी मास ले ऑफ शुरू की। हजारों कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया। खबरों के मुताबिक बायजू रविंद्रन ने सैलरी देने के लिए अपना खुद का घर तक गिरवी रख दिया। 2024 की शुरुआत में इन्वेस्टर्स ने वोट करके बायजू रविंद्रन को उनकी अपनी ही कंपनी से बाहर कर दिया, और टॉप इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने आधिकारिक तौर पर बायजूस में अपने शेयर्स की वैल्यू को जीरो कर दिया। एक $22 बिलियन का साम्राज्य पूरी तरह से तबाह हो गया। बायजूस की कहानी दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप ट्रेजेडी है। इसकी शुरुआत एक सच्चे और शानदार टीचर के साथ हुई थी, जिसके पास लोगों को पढ़ाने का गजब का टैलेंट था। लेकिन जिस पल फोकस स्टूडेंट्स को पढ़ाने से हटकर वेंचर कैपिटलिस्ट्स को खुश करने पर चला गया, कंपनी की आत्मा मर गई। उन्होंने कोविड-19 के थोड़े समय के लॉकडाउन को लोगों के स्वभाव का हमेशा के लिए बदल जाना समझ लिया। उन्होंने एक टिकने वाले बिजनेस मॉडल के बजाय सिर्फ हाइपर ग्रोथ को चुना, और सबसे बुरा ये किया कि उन्होंने अपने रेवेन्यू के लिए अपनी नैतिकता, एथिक्स का सौदा कर लिया और उन्हीं लोगों का शिकार बनाया जिनकी मदद करने का उन्होंने वादा किया था। बायजूस शायद किसी छोटे रूप में बच जाए, लेकिन भारतीय स्टार्टअप्स के सरताज के रूप में इसकी लेगेसी खत्म हो चुकी है। ये हर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी छोड़ जाता है। आप हाइप, मार्केटिंग और अग्रेसिव सेल्स के दम पर $multi-billion की वैल्यूएशन तो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन एक लेगेसी सिर्फ सच्चाई और असली वैल्यू, रियल वैल्यू पर ही बनाई जा सकती है। अगर आपको ये बिजनेस ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और हमारी दुनिया को बदलने वाली कंपनियों की ऐसी ही डीप डाइव्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अगला कौन सा स्टार्टअप डिजास्टर कवर करना चाहिए, नीचे कमेंट्स में बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।